नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प पन्ने को पलटने वाले हैं। नमस्कार। विषय है छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन। हमारे पास जो रिसर्च है वो ये बताती है कि कैसे आज़ादी की एक देशव्यापी लड़ाई ने इस इलाके में एक बिल्कुल ही अलग और अनोखा रूप ले लिया था। बिल्कुल। हम अक्सर आज़ादी की लड़ाई को मतलब दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता इन बड़े शहरों के नज़रिए से ही देखते हैं। हाँ, सही बात है। लेकिन आज की हमारी ये पड़ताल इसी बात पर है कि जब वहाँ बड़े बड़े फैसले हो रहे थे तब छत्तीसगढ़ के गाँव में, यहाँ के जंगलों में, कस्बों में क्या चल रहा था और यहाँ के लोगों ने उस राष्ट्रीय आंदोलन को अपनी स्थानीय समस्याओं से कैसे जोड़ा, है ना? हाँ, और यही बात इस पूरी चर्चा को सबसे दिलचस्प बनाती है। तो चलिए फिर कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ जैसे जिसे एक शांत इलाका माना जाता था, वहाँ राजनीतिक चेतना की पहली लहर कब और कैसे उठी? देखिए, 1857 की क्रांति की गूंज तो यहाँ भी सुनाई दी थी। सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह, बिल्कुल उनका विद्रोह बहुत अहम है। अंग्रेजों ने उन्हें रायपुर में फांसी दी और वो छत्तीसगढ़ के पहले शहीद माने जाते हैं। लेकिन ये एक अकेला विद्रोह था। मतलब संगठित तौर का नहीं था। हाँ, संगठित राजनीतिक चेतना की शुरुआत हुई 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। तो क्या कांग्रेस का असर यहाँ तुरंत दिखने लगा था या इसमें थोड़ा वक्त लगा? नहीं, इसमें वक्त लगा। असल शुरुआत हुई 1891 में। नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अच्छा। और यहाँ से माधवराव सप्रे और सीएम ठक्कर जैसे कुछ पढ़े लिखे लोग उस अधिवेशन में गए। जब वे वापस आए तो अपने साथ राष्ट्रीयता का एक नया विचार लेकर आए। और फिर बंग भंग का भी तो दौर आया था। जी, 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन चला, उसका असर यहाँ भी दिखा। माधवराव सप्रे ने तिलक के मराठी केसरी से प्रेरित होकर हिंदी में हिंद केसरी शुरू किया। तो इन अखबारों ने एक तरह से जमीन तैयार की। सही कहा। इन अखबारों ने लोगों को बताया कि देश में आखिर चल क्या रहा है। आंदोलन की शक्ल किसने दी? क्या इसमें होम रूल आंदोलन का कोई हाथ था? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। 1916 के आसपास जब एनी बेसेंट और तिलक ने होम रूल का नारा दिया, स्वशासन का। हाँ, स्वशासन, तो छत्तीसगढ़ में भी इसकी कई शाखाएं खुली और अब कुछ नए दमदार नेता सामने आए। जैसे पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल जो बाद में मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी बने। ठाकुर प्यारेलाल सिंह, जिन्होंने किसानों मजदूरों के लिए बहुत काम किया। इन जैसे नेताओं ने स्वराज की बात को रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर के आम लोगों तक पहुंचाया। और फिर इस तैयार जमीन पर महात्मा गांधी का आगमन हुआ। 20 दिसंबर 1920। ये तारीख रिसर्च में काफी अहम बताई गई है। गांधी जी के आने से यहाँ क्या बदला? वो एक तूफान की तरह था। गांधी जी असल में धमतरी के पास कंडेल गांव में एक नहर सत्याग्रह चल रहा था, उसके सिलसिले में आए थे। अच्छा, किसानों का कोई आंदोलन था? सिंचाई कर के विरोध में। लेकिन उनके रायपुर पहुंचते ही खबर फैल गई। उनके भाषणों में एक जादू था जिसने लोगों में मतलब जबरदस्त जोश भर दिया। और उसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि रातों रात बड़े बड़े वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। असहयोग आंदोलन सचमुच एक जन आंदोलन बन गया। ये तो पूरे देश में हो रहा था। क्या यहाँ कुछ ऐसा हुआ जो सिर्फ छत्तीसगढ़ की अपनी पहचान बना? कोई ऐसी घटना जो यहीं की मिट्टी से उपजी हो? हाँ, और वो घटना भविष्य के संघर्ष की नींव रखने वाली थी। वो थी 1922 की सिहावा नगरी का जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह? जी, ये अंग्रेजों के बनाए वन कानूनों के खिलाफ था। अंग्रेज सरकार ने आदिवासियों का जंगल पर जो पारंपरिक अधिकार था वो छीन लिया था। मतलब वो जंगल से लकड़ी नहीं ले सकते थे या अपने जानवरों को नहीं चरा सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। तो इसके विरोध में हजारों आदिवासियों ने शांतिपूर्ण तरीके से जंगल में घुसकर कानून तोड़ा। यह गांधी जी के असहयोग का एक बिल्कुल स्थानीय और मौलिक रूप था। शायद भारत की शुरुआती जंगल सत्याग्रहों में से एक। असहयोग आंदोलन के बाद तो कांग्रेस में ही एक बड़ी बहस छिड़ गई थी कौंसिलों में जाने को लेकर। हाँ, स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स के बीच कि चुनाव लड़कर कौंसिलों में जाएं या नहीं। तो छत्तीसगढ़ पर इस राष्ट्रीय बहस का क्या असर पड़ा? असर पड़ा। यहाँ भी डॉक्टर ई राघवेंद्र राव के नेतृत्व में स्वराज दल बना और उन्होंने चुनाव लड़े। तो एक तरफ रचनात्मक काम जैसे खादी का प्रचार चलता रहा
और दूसरी तरफ कौंसिलों के अंदर से लड़ाई जारी रही। बिल्कुल। इसी बीच 1923 में जबलपुर में झंडा सत्याग्रह शुरू हुआ और उसकी आंच बिलासपुर तक पहुंची। यहाँ टाउन हॉल पर तिरंगा फहराने की कोशिश में कई लोग गिरफ्तार हुए। ये छोटी छोटी घटनाएं लोगों का हौसला बनाए हुए थी। हाँ बिल्कुल। और फिर 1928 में साइमन कमीशन आया, जिसने तो पूरे देश में आग लगा दी। क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था जी। और वो भारत का भविष्य तय करने आया था। तो पूरे देश की तरह रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में भी जबरदस्त हड़तालें हुईं और साइमन वापस जाओ के नारे गूंजे। इसने आने वाले एक बहुत बड़े आंदोलन के लिए मंच तैयार कर दिया। तो अब हम कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी जी की दांडी यात्रा। मुझे हमेशा ये सवाल हैरान करता है कि छत्तीसगढ़ जैसी जगह जहां समुद्र मीलों दूर है, वहां नमक सत्याग्रह का क्या मतलब हो सकता था? ये बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए, यहाँ नमक कानून तोड़ना एक सांकेतिक कार्यवाही थी। सिंबॉलिक। हाँ, सिंबॉलिक। 6 अप्रैल 1930 को जिस दिन गांधी जी ने दांडी में नमक कानून तोड़ा, ठीक उसी दिन पंडित रविशंकर शुक्ल ने रायपुर के गांधी चौक पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। ये देश के साथ एकजुटता दिखाने का एक तरीका था। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए असली लड़ाई नमक की नहीं थी। बिल्कुल नहीं। तो फिर असली लड़ाई किस चीज की थी? जंगल की। जैसा हमने सिहावा नगरी में देखा था, यहाँ के आम आदमी, खासकर आदिवासियों के लिए जंगल उनकी जिंदगी का आधार था, उनकी रोजी रोटी, उनकी संस्कृति, सब कुछ। तो अंग्रेजों के वन कानून उनके पेट पर लात मारने जैसे थे। बिल्कुल। इसलिए जब सविनय अवज्ञा का नारा गूंजा तो छत्तीसगढ़ में वो जंगल सत्याग्रह के रूप में फट पड़ा। ये बात बहुत दिलचस्प है। मतलब दिल्ली में बैठे नेता नमक की बात कर रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ का एक आम आदिवासी या किसान सोच रहा था कि नमक तो फिर भी मिल जाएगा, पर अगर जंगल छिन गया तो हमारी तो रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। आपने एकदम सही पकड़ा। ये जंगल सत्याग्रह कहाँ हुए और इनका तरीका क्या था? स्रोत में कई जगहों का जिक्र है, जैसे धमतरी के पास गट्टा सिल्ली और रुद्री नवा गांव और महासमुंद का तमोरा। तरीका गांधीवादी था, पूरी तरह शांतिपूर्ण। कैसे करते थे वो? हजारों की संख्या में गांव वाले, जिनमें महिलाएं भी होती थीं, एक साथ जंगल में घुसते और प्रतिबंधित घास काटते या थोड़ी लकड़ी जमा करते। ये सरकार को सीधी चुनौती थी। एक मिनट रुके, ये सत्याग्रही तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, सिर्फ जंगल से घास काट रहे थे। फिर सरकार ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया दी? क्या उन्होंने गोली चलाने जैसा बड़ा कदम उठा लिया? हाँ, सरकार की प्रतिक्रिया बहुत क्रूर थी। उन्हें डर था कि अगर ये आंदोलन फैल गया तो पूरे आदिवासी इलाके में उनका नियंत्रण खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने दमन किया? बहुत बुरी तरह। गट्टा सिल्ली में तो पुलिस ने सत्याग्रहियों को बुरी तरह पीटा, लेकिन रुद्रीनवा गांव में स्थिति बहुत गंभीर हो गई। वहां भीड़ पर पुलिस ने गोली चला दी। सच में? हाँ, जिसमें सिंधु कुमार नाम का एक युवक मौके पर ही शहीद हो गया और कई लोग घायल हुए। तमोरा में भी गोलीबारी हुई। लेकिन इन घटनाओं ने लोगों को डराया नहीं होगा? नहीं, डराने की बजाय उनका गुस्सा और बढ़ा दिया। ये तो दिल दहला देने वाली बात है। जब गांव और जंगलों में ये सब चल रहा था, तब शहरों में आंदोलन का क्या रूप था? शहरों में वही कार्यक्रम चल रहे थे। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, शराब की दुकानों पर धरना, छात्रों के जुलूस। लेकिन यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात थी, वानर सेना का बनना। वानर सेना? हाँ। मतलब बच्चों की? हाँ, सोचिए, छोटे छोटे बच्चे और किशोर जासूसों की तरह काम कर रहे थे। पर्चे बांटना, पुलिस की गतिविधियों की खबर नेताओं तक पहुंचाना, जुलूसों में झंडा लेकर सबसे आगे चलना। वाह! रायपुर में तो बलीराम आजाद नाम का एक 14 साल का लड़का इस पूरी सेना का लीडर था। आज के जमाने में ये कल्पना करना भी मुश्किल है। वाकई। लेकिन फिर 1931 में गांधी-इरविन समझौता हुआ और आंदोलन रोक दिया गया। इसका यहाँ क्या असर हुआ? सब शांत हो गया? हाँ, 5 मार्च 1931 के समझौते के बाद कुछ समय के लिए आंदोलन स्थगित हो गया। सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया। एक तरह से शांति का माहौल था। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं चली। जब गांधी जी लंदन से खाली हाथ लौटे तो अंग्रेजों का असली चेहरा सामने आ गया। 1932 में आंदोलन फिर से शुरू हुआ और इस बार सरकार पहले से भी ज्यादा तैयार और निर्दयी थी। तो इस दूसरे चरण में आंदोलन कैसे चला? जब सरकार ने कांग्रेस को ही गैरकानूनी घोषित कर दिया था और सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। यहाँ छत्तीसगढ़ के नेताओं ने एक बहुत ही अनोखी रणनीति अपनाई।
उन्होंने डिक्टेटर प्रणाली शुरू की। ये डिक्टेटर शब्द सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, खासकर एक गांधीवादी आंदोलन के लिए। हाँ, पर इसका तानाशाही से कोई लेना देना नहीं था, ये सिर्फ एक नाम था। तो ये काम कैसे करता था? रणनीति ये थी कि हर जिले में आंदोलन का एक संचालक नियुक्त किया जाएगा, जिसे डिक्टेटर कहा जाएगा। जैसी सरकार उसे गिरफ्तार करेगी, उसकी जगह तुरंत दूसरा नेता ले लेगा। अच्छा, फिर तीसरा, और ये सिलसिला चलता रहेगा? बिल्कुल। इससे आंदोलन नेतृत्व विहीन नहीं होता था। पंडित रविशंकर शुक्ल रायपुर के पहले डिक्टेटर बने। उनके गिरफ्तार होते ही सुंदरलाल शर्मा ने कमान संभाली, फिर उनके बाद माधव प्रसाद परांजपे। ये एक अटूट श्रृंखला थी जिसने दमन के बावजूद आंदोलन को जीवित रखा। इसी बीच गांधी जी ने अपना ध्यान हरिजन उद्धार की तरफ लगाया। क्या वे फिर से छत्तीसगढ़ आए थे? हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण पड़ाव था। नवंबर 1933 में गांधी जी ने अस्पृश्यता के खिलाफ अपने अभियान के तहत छत्तीसगढ़ का दूसरी बार दौरा किया। और उस दौरे का इस राजनीतिक माहौल पर क्या असर पड़ा? उन्होंने दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर में कई सभाएं की। रायपुर में वे पंडित सुंदरलाल शर्मा के सतनामी आश्रम भी गए। इस दौरे ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नया आयाम दिया। वो नया आयाम क्या था? गांधी जी ने ये संदेश दिया कि राजनीतिक आज़ादी अधूरी है अगर हमें सामाजिक बुराइयों से आज़ादी नहीं मिलती। मतलब उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई तक सीमित नहीं रखा। नहीं, उसे समाज सुधार से भी जोड़ दिया। इससे आंदोलन का आधार और भी व्यापक हुआ और दलित समुदाय भी बड़े पैमाने पर इससे जुड़ा। तो फिर इस जबरदस्त आंदोलन का अंत कैसे हुआ इतनी कुर्बानियों के बाद? 1934 तक आते आते आंदोलन की रफ्तार धीमी पड़ चुकी थी। 2 साल के लगातार सरकारी दमन ने लोगों को थका दिया होगा। हाँ, और राष्ट्रीय स्तर पर भी यही स्थिति थी। आखिरकार कांग्रेस ने आंदोलन वापस लेने का फैसला किया और अप्रैल 1934 में इसे औपचारिक रूप से स्थगित कर दिया गया। तो अगर हम पूरी कहानी को समेटें तो छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन सिर्फ दिल्ली से आए एक आदेश का पालन नहीं था। बिल्कुल नहीं था। नमक सत्याग्रह यहाँ सांकेतिक था, लेकिन असली संघर्ष जंगल में लड़ा गया, जो यहाँ के लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल था। बिल्कुल सही। इस आंदोलन ने पंडित रविशंकर शुक्ल, सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जैसे कई बड़े नेता दिए, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये साबित की कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि देश के कोने कोने में लड़ी जा रही थी। हाँ, यहाँ के जंगलों और गांवों में भी उतनी ही शिद्दत से। इसने किसानों, आदिवासियों, महिलाओं और यहाँ तक कि बच्चों को भी आज़ादी की लड़ाई का सिपाही बना दिया। आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। क्या? जिस तरह 1930 के दशक में छत्तीसगढ़ के लोगों ने अपने स्थानीय संसाधनों, खासकर जंगल पर अपने अधिकारों के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन के तहत संघर्ष किया, क्या आज भी उस संघर्ष की विरासत यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में किसी रूप में जीवित है, जहाँ लोग अपने जल, जंगल, जमीन के अधिकारों की बात करते हैं?